जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर हमारे साथ अली इमरान भुट्टा एडवोकेट हाई कोर्ट मौजूद हैं और ये फैमिली लॉयर हैं। और आज इनसे हम पहले कुछ सियासी गुफ्तगू करते हैं। आज जो डी नोटिफाई किया है परवेज़ इलाही को, वज़ीर आला को, उसके बारे में, और फिर इनसे कुछ और बातें करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी बस शाम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, एक्चुअली जो अभी करंट सिनारियो चल रहा है, सिनारियो में तो जो है वो समझ ही नहीं आ रही कि पॉलिटिकली जो डिसीजंस हो रहे हैं वो अब द लॉ हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ नहीं हो रहे हैं। अभी आप ये देखें कि नोटिफाई तो किया है और नोटिफाई करने के साथ ये कहा है कि जी आप अभी तक जो है वो वज़ीर आला के तौर पे, जब तक कोई नया वज़ीर आला नहीं आ जाता, आप वज़ीर आला के तौर पे काम करते रहेंगे। हमारे यहाँ जो पिछले कुछ दिनों से मामलात चल रहे हैं वो मामलात अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पे पूरी की पूरी जो है वो बेस करती है स्टेट। अब स्टेट के जितने भी इदारे हैं वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अगर वो अपना काम करते रहेंगे विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड, तो उनका जो है वो काम स्टेट का चलता रहेगा। अब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करने को तैयार नहीं है। अगर वो नोटिफाई कर देते हैं तो दूसरा डी नोटिफाई कर देता है, तीसरा जो है वो कहता है कि मैंने सीट छोड़नी कोई नहीं है। तो कुर्सी है, अगर छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अवाम के लिए सोचें, जो काम आपको, जो अवाम ने आपको मैंडेट दिया है, जिस मैंडेट पे आप आके इस सीट पे बैठे हुए हैं, उस सीट पे मैंडेट को ही यूज़ करें और मैंडेट के मुताबिक ही काम करें। सर, ये आप थोड़ा सा क्लियर करें कि गवर्नर जो है वो डी नोटिफाई कर सकता है वज़ीर आला को? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो जो है वो कर सकता है, उसने कॉन्स्टिट्यूशनली ही किया है। लेकिन जिस सिनारियो में उसने किया है वो सिनारियो नहीं है। उस सिनारियो में ऐसे किया नहीं जा सकता। देखें ना, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हैं, और गवर्नर जो है वो एक जस्ट एक सिंबॉलिक जो है वो, उसके ऐसे इख्तियारात नहीं हैं कि वो डी नोटिफाई कर दे। और ऐसी सिचुएशन में करे कि जबकि एक सियासी बहरान पैदा हुआ है मुल्क में, उस बहरान को जो है वो और मज़ीद बढ़ा रहे हैं। तो उसने मेरे ख़्याल में तो जो है वो अपने इख्तियारात से तजावज़ किया है। और तो सर, ये अपना स्पीकर जो है जिन्होंने सदर को ख़त लिखा है कि गवर्नर को डी नोटिफाई किया जाए, इसके बारे में आप कुछ? देखें, वो कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली। जो है स्पीकर जो है वो जो है हाउस पूरा वो स्पीकर ने चलाना होता है, और स्पीकर जो है वो अपने सदर को कह सकता है कि इसको डी नोटिफाई किया जाए। अगर वो अपने अपने जो इख्तियारात हैं उनके विदिन लिमिट्स जो है वो काम नहीं कर रहा, तो वो कह सकता है उसको। ये बस एक दूसरे को डी नोटिफाई करने का ही खेल जारी रहेगा सियासी तौर पे? कब आएगा ये? कोई मुस्तहकम कोई चीज़ कोई हो रही है कि नहीं आपके ख्याल में? देखें, जब तक लॉ जो है वो पूरी तरह उसको, उसकी जो रूह है उसके साथ उसको इन्फोर्स नहीं किया जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। और ये खेल जो है पिछले कुछ अरसे से जो चल रहा है ये ऐसे ही चलते रहना है। ये कभी किसी ने नोटिफाई कर दिया, किसी ने डी नोटिफाई कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में चले गए तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की रूलिंग को ख़त्म कर दिया। यानी आप जो है वो लॉज को देखें तो इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। जितने हमारे जो पॉलिटिकल जो अभी लीडरशिप है, इन्होंने लॉ को मजाक बनाया हुआ है, और लॉ जो है वो गरीबों के लिए है, वो गरीबों तक ही रहना है, ना इसने ऊपर जाना है और ना ऊपर वालों को इससे कोई फ़र्क पड़ता। ये अदालतों से फिर रिज्यू कर लिया गया है। आप क्या समझते हैं कि अदालतें किसके हक में बयान देंगी? देखें जी, अदालतें तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फ़ैसला देंगे, क्योंकि उन्होंने किसी न किसी लॉ को फॉलो करते हुए ही कोई फ़ैसला देना है, और वो लॉ के मुताबिक ही फ़ैसला देंगी। मेरा ख्याल है कि जहाँ पे कोई गलत हुआ और अकॉर्डिंग टू द लॉ उसने अपने इख्तियारात इस्तेमाल ना किए हुए, तो अदालतें तो उसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला देंगी। एंड ऑफ द डे आप क्या समझते हैं इन सारे मसाइल का? क्या इलेक्शन हल है कि या पीटीआई को अभी थोड़ा सब्र करना चाहिए? देखें जी, इलेक्शन भी कोई हल नहीं है। अब जो सिनारियो चल रहा है, इस सिनारियो में आप देखें कि पिछले 5 सालों में, उससे भी पहले देख लें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जितनी भी आई हैं उन्होंने पब्लिक के लिए किया क्या है। आप ओवरऑल देख लें तो आपको हेल्थ में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र नहीं आएगा, आपको लॉ जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आएगी, जिसकी लाठी उसका भैंस वाली वही बात है। तो मेरे ख़्याल में तो जो है वो ये सारे ही सारी पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं
वो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए ही सारा कुछ करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। बाकी अवाम का ना किसी ने सोचा है, जो कि बेसिक इनका मुतमईन नज़र होना चाहिए अवाम, ना उनका इन्होंने सोचा है और ना कोई आइंदा इनमें से कोई सोचेगा मेरे ख्याल में। तो चलें अब अल्लाह करे कोई ना कोई सोचने वाला आ जाए, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब हम आते हैं थोड़ा सा आपका जो शोबा है फैमिली, आप डील करते हैं, तो आप कानूनी हवाले से आप फैमिलीज़ के कुछ लॉज अपने हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ बताएंगे, ताकि उनको कुछ जो है ना आगही हो इस मामले में। आप थोड़ा सा प्लीज़ करें एलेबोरेट। लॉ जो है ना, आजकल हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मामलात जो हैं वो फैमिली लॉज से रिलेटेड हैं, जिसमें बच्चों की कस्टडी के, बच्चों के ख़र्चे के और डिवोर्स इश्यूज़ हैं, साथ में कुछ जो हैं वो ख़वातीन के जो है वो जुल्म व जबर, और ये सारे इश्यूज़ जो हैं हमारे पास अब इन कोर्ट्स में सबसे ज़्यादा जो है वो ये केसेस हैं। एक्चुअल लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है। मैंने बेसिकली जो अभी रिसेंटली मैंने एलएलएम किया है, वो चाइल्ड कस्टडी लिटिगेशन पे मैंने जो है वो अपना थीसिस लिखा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि एक जो है वो पेरेंट्स में से एक पेरेंट जो है, वो चाहे वालदा हो या चाहे वालिद हो, वो बच्चों को दूसरे पेरेंट से मिलने नहीं देते और बाकायदा अपना गुस्सा निकालते हैं उन बच्चों पे जिनका कोई कसूर नहीं है, जिन्होंने जो है वो डिवोर्स तो माँ बाप के दरमियान हुई है, बच्चों के दरमियान तो नहीं हुई है। तो मैंने स्पेशली जो है स्पेशलाइजेशन भी इसी में की है कि बच्चों के जो राइट्स हैं उनको अपने वालदैन के साथ फ्रीली मिलने दिया जाए, चाहे वो माँ हो चाहे बाप हो। उनकी सेपरेशन होगी या वो एक अलग इशू है, वो हो जाता है। लेकिन बच्चों की ज़िंदगी जो है वो अगर वालदैन में से एक भी ना हो तो बच्चा जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो गार्डियन एंड वार्ड्स लॉ पे है, और स्पेशली जो है फैमिली केसेस जो हैं उनके रिगार्डिंग। तो मेरी जो है वो वीवर से यही है कि आप को अगर कोई इस सिलसिले में कोई मुश्किल पेश आ रही हो कि बच्चा जो है वो आपको मिलने नहीं दिया जा रहा, चाहे माँ की तरफ से या बाप की तरफ से, तो कोर्ट्स में आए। कोर्ट्स जो हैं वो इस सिलसिले में बच्चों के राइट्स के, चाइल्ड राइट्स जो हैं उनको पूरा प्रोटेक्ट करती है, और बाकायदा जो है वो वीकली ओवरनाइट स्टे भी ग्रांट किया जाता है, और मंथली जो है वो छुट्टियों के हिसाब से गर्मियों की छुट्टियों में भी आधी छुट्टियां माँ के पास और आधी छुट्टियां बाप के पास गुजारने को इजाज़त दी है। अच्छा सर, एक मसला होता है कि जब वालदा की तरफ से ख़र्चे का, बच्चों के अखराजात के लिए कोर्ट में आप मुकदमा दायर करते हैं, लेकिन बाप जो है ना वो बाज़-औक़ात किराए के घर में होता है, वो भाग जाते हैं उधर से, वो अखराजात उनके नहीं, फिर माँ ही पालती है। कुछ अरसे के बाद बाप आके कहता है कि ये बच्चा मेरा है और मुझे इससे मिलने दिया जाए। उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए जी, उसका ये फंडामेंटल राइट है, वो अपने बच्चे को मिल सकता है, लेकिन साथ में उसके बच्चे का भी ये राइट है कि उसको जो है उसका ख़र्चा जो है वो उसका बाप प्रोवाइड करे। अगर बाप प्रोवाइड नहीं करता है तो कोर्ट्स ने बहुत दफ़ा जो है ऐसा बाप जो ख़र्चा नहीं दे रहा है उसको मुलाकात तक करने की इजाज़त नहीं दी है। अच्छा, अगर ख़र्चा दे रहा है तो वो मुलाकात कर सकता है, अगर ख़र्चा नहीं दे रहा तो वो फिर मुलाकात करने का राइट नहीं रखता। डेफिनेटली जी, वो जब उसके राइट्स पूरे कर रहा है, उसको जो है वो मेंटेन कर रहा है, बच्चे के अखराजात जो हैं वो पूरे कर रहा है, तो उसको मिलने की इजाज़त देनी चाहिए और उसका राइट भी बनता है। और जब वो मेंटेन ही नहीं कर रहा, देखें ये ज़िम्मेदारी तो बाप की है ना कि उसने जो है बच्चे को पालना है, ये माँ की खाली ज़िम्मेदारी नहीं है। माँ ने तो उसकी जो है अपब्रिंगिंग करनी है विद इन द होम जो है, और बाहर से जो खर्चा आना है वो तो बाप ने ही ला के देना है। तो सर, ये कुछ ख़वातीन के सामान का भी मसाइल होते हैं कि जब सामान ससुराल से वापस लेके आना होता है तो वो पूरा सामान नहीं आता, वो कुछ रख लेते हैं, फिर उसमें लड़ाई झगड़े बड़े होते हैं। तो उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? क्योंकि औरत अगर 2 साल 4 साल उधर रही है तो सामान तो पहले ही इस्तेमाल शुदा होता है, और कुछ बाद में लड़के आ जाती है, फिर उससे ज़्यादा इस्तेमाल शुदा हो जाता है। और उसके बाद जब आप उसको लेने के लिए वकील करते हैं और जाते हैं, वहाँ पे आप क्या सूरत हाल देखते हैं? ज़रा थोड़ा सा ये भी बता दें ताकि ख़वातीन को थोड़ा सा पता चले कि सामान का क्या करना है। देखें, ये हमारी जो मेंटालिटी है ना उसको रिप्रेजेंट करता है कि जिस सोसाइटी में हम मूव कर रहे हैं हम जाने नहीं देते किसी को, हम बदला लेने की कोशिश करते हैं। खातून है तो वो मर्द से बदला लेने की कोशिश करती है। हालांकि ठीक है, रिश्ता चला जितने दिन चला ठीक है, वेल एंड गुड, उसके बाद नहीं चला है तो जाने देना चाहिए। मेरे ख्याल में जो है वो दोनों तरफ से सब्र का मुजाहरा नहीं किया जाता। ससुराल और वाले भी तो
दोनों तरफ से बदले लिए जाते हैं, ससुराल की तरफ से अलग बदला लिया जाता है। अब वो खातून जिसने 2-4 साल वहाँ पे रही है, तो उसने ज़ाहिर बात है वो कपड़े तो इस्तेमाल कर लिए जो उसको शादी में मिले थे, लेकिन वो चाहती है कि वो वाले कपड़े भी मुझे वापस मिले जो मैंने वो वहाँ पे पहने थे, और अगर वो ना मिले तो उसके बदले में मुझे पैसे मिले। और इसी तरह जो है वो ज़ेवर लेके, ख़वातीन तो ज़ेवर जो है वो मर्द को कभी भी नहीं देती हैं, वो तो अपने पास लॉक में रखती हैं। और अगर कभी मर्द मांगे भी तो कहते हैं कि मेरे मेरे तो जो है मैके वालों ने दिया है, मैं क्यों दूँ। तो मामलात असल में हमारे यहाँ जो है वो अभी तक अवेयरनेस नहीं आई है। हम उस सेंस में जो लिटरली जो सेंस है रिलेशनशिप की, उसको हम समझ ही नहीं सकते हैं कि जहाँ तक चले तो ठीक है, चलने दें आप। अगर कोई किसी के साथ अच्छा रिलेशन चल रहा है तो जहाँ तक चलता है तो चलने दें। अगर उसके बाद अगर वो ख़त्म भी हो जाता है तो उसको जाने दें, रास्ता दें। अपने लिए भी मूव ऑन करें, अपने लिए भी नई जगह बनाएं और उसको भी नई जगह बनाने दें। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो एक दूसरे से वो जो आप कह लें कि ख़ानदानी दुश्मनियाँ बन जाती हैं इन्हीं मामलात की वजह से। जब वो उठाने के लिए सामान जेस जाते हैं तो वहाँ पे लड़ाई हो जाती है, वहाँ पे फिर कोर्ट के अमले को जो है वो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और सामा FIRs भी होती हैं उन पे जो इस दरमियान में जो लड़ाई झगड़ा करते हैं। लेकिन असल चीज़ जो मेरे ख़्याल में है कि सोसाइटी को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे जैसे ज़माना आगे की तरफ जा रहा है, आप लोगों को जो है वो कोशिश करें कि दरगुजर करने की कोशिश करें, जाने दें। आप जाने देंगे तो आपकी ज़िंदगी में कोई नया आएगा, अगर वो जाने देगा तो उसकी ज़िंदगी में ज़ाहिर बात है कोई नया आ जाएगा। तो ज़िंदगी है, चलने दें उसको, रोके नहीं। हम जो है वो एक तरफ से रस्सा पकड़ के उसको खींचने की कोशिश करते हैं कि इसको तो मारना ही मारना है, चाहे कुछ हो जाए, इसको ज़िंदा ही नहीं रहने देना, जो कि गलत है। सर, एक मेरे जहन में और बात आई है कि एक बच्चा जो अपनी वालदा के साथ पलता है, अपने बाप की जायदाद का वारिस होता है। अगर वो बड़ा होता है, अगर खुदा न खास्ता उसके बाप की डेथ हो जाती, क्या दादा से वो जायदाद ले सकता है? ये थोड़ा सा बताएं, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, इसमें थोड़ा सा। नहीं देखें जी, ये लॉ बड़ा क्लियर है कि जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, जो विरासत है किसी की, उसको उससे महरूम नहीं किया जा सकता, वो चाहे कोई भी हो। आप उसे, हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है कि आग कर दें जायदाद से आग करने के बावजूद उसका राइट ऑफ विरासत जो है वो ख़त्म नहीं होता। मैं ये कह रही हूँ कि अगर बच्चे का वालिद फौत हो जाता है और वो दादा से वो अपनी डिमांड करेगा, उसके दादा के से उसका हिस्सा उसको मिलेगा। मिलेगा, उसके वालिद का जो हिस्सा था वो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ जाना है जी, वो इनहेरिटेंस ख़त्म हो ही नहीं सकती। इवन कि हम लोग कहते हैं कि वो नाफरमान है तो हमने उसे आग कर दिया, आग करने से भी उसका राइट नहीं ख़त्म होता। ये तो इस्लामिक राइट है, इस्लाम ने दिया है विरासत का जो है वो उसको वैसे ही मिलना है, चाहे वो फरमा बरदार है, चाहे वो नाफरमान है। लेकिन बाप की जो है वो डेथ के बाद उसको विरासत में राइट ज़रूर मिलेगा और हर सूरत में मिलेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो है लॉट ऑफ जो है वो जजमेंट्स हैं, और अकॉर्डिंगली इस्लाम भी यही कहता है कि अगर नाफरमानी भी है तो लेकिन विरासत तो नहीं ख़त्म होती। तो तलाक के बाद जो ख़वातीन घर में आ जाती हैं या इद्दत पूरी कर, उसके लिए भी बताएं कि जो शौहर है जो तलाक दे देता है, जो बीवी या तलाक ले लेती है, उसमें भी कोई राइट्स हैं, कोई जायदाद में, या कोई ऐसा कितने अरसे तक वो बीवी जो अपने शौहर के अखराजात ले सकती है, उससे पैसा या उससे कोई जायदाद ले सकती है, या कोई है उसमें? देखें, बड़ा वाज़ेह है, कुरान ने बड़ा वाज़ेह बताया है कि जब आप जो है वो तलाक के दरमियान जो है इद्दत के दिनों का ख़र्चा भी जो है वो हस्बैंड ने देना होता है, और जब तक वो इद्दत में रहती है उसके सारे अखराजात जो है हस्बैंड ने देने हैं। और इसमें एक और मैं आपको बात बता दूं कि अगर उस दरमियान में उसका हस्बैंड फौत हो जाता है, उन 3 माह के दरमियान जो इद्दत की मुद्दत है उस दरमियान में अगर उसका हस्बैंड फौत हो जाता है तो उस बीवी को उस हस्बैंड की जायदाद में से विरासत फिर भी मिलेगी, क्योंकि अभी तक जो है वो उसकी तलाक कंफर्म नहीं हुई है। उसके 3 महीने अभी वो इद्दत के दरमियान किसी वक्त भी रुजू किया जा सकता है। कुरान इसमें बड़ा वाज़ेह है, और कुरान के जो फरमान हैं वो बड़े वाज़ेह हैं। लेकिन एक्चुअली फिर बात वहीं पे आती है कि हमारी सोसाइटी ने कुरान की नस को जो है वो समझा ही नहीं है, और सोसाइटी जो है वो अभी भी ज़िद्दों पे अड़ी हुई है, फ़लाने के साथ ज़िद लगा ली और फ़लाने का जो है वो जीना आराम कर दिया। हमारा कानून इस मामले में क्या है? हमारा कानून भी यही कहता है कि जब तक वो इद्दत में है उसका ख़र्चा उसके हस्बैंड ने देना, और वो हस्बैंड पे करेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया जी। अली इमरान भुट्टा साहब ने आज फैमिली लॉज के बारे में तफसीली गुफ्तगू की। उम्मीद है कि जो लोग इनको सुनेंगे या सुन रहे हैं वो इंशाल्लाह जो है ना वो काफ़ी उनको आगाही मिल गई होगी कि फ़ैमिली के बारे में क्या क्या कानून है। इसके साथ ही नसीम बुखारी को एतबार न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।